नमस्कार। आज की परिचर्चा में आपका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है वैश्वीकरण एवं भारत सहित विकासशील देशों पर उसका प्रभाव। इस एपिसोड में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे वैश्वीकरण के विभिन्न पहलुओं का और साथ ही साथ उसके प्रभावों का विश्लेषण भी करेंगे। खासकर भारत पर वैश्वीकरण का क्या असर हुआ है, इसकी तफसील से जांच करने की कोशिश करेंगे। हमारे विषय विशेषज्ञ हैं रविशंकर, जो वर्तमान में एक न्यूज चैनल में बतौर राष्ट्रीय संपादक कार्यरत हैं, और मैं हूं नमिता धूलिया। आज के व्याख्यान में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे इस प्रकार हैं: वैश्वीकरण की अवधारणा का विश्लेषण, नई वैश्विक व्यवस्था की समीक्षा, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना, भारतीय परिदृश्य में वैश्वीकरण का विश्लेषण, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की विवेचना। वैश्वीकरण की अवधारणा। अमेरिका का मैकडॉनल्ड बर्गर, इटालियन पिज्जा, जापानी टोयोटा की इनोवा कार और एप्पल अथवा चीन के मोबाइलों को जो सेल ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पर चलती दिखती है, वह वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का असर है। वैश्वीकरण को आसानी से इस प्रकार से समझा जा सकता है: एक देश का साज सामान आसानी से दूसरे देश में जा सकता है। एक देश की तकनीक दूसरे देश में आसानी से जा सकती है। एक देश की पूंजी दूसरे देश में आसानी से जा सकती है। एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में आसानी से जा सकते हैं। यानी वैश्वीकरण का अर्थ है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। वैश्वीकरण का अर्थ है आर्थिक प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय सीमाओं का विलोपन, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब अंतर क्षेत्रीय व्यापार बन जाता है, जैसे यूरोपियन यूनियन। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन पूरे विश्व के बाजार को एक बाजार मानने में मदद करता है। व्यापारी व्यवसाय के क्षेत्र को, संसार को एक वैश्विक गांव मानकर बढ़ाते हैं। यह वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं या तकनीकियों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। ये विभिन्न व्यापारों या व्यवसायों को पूरे संसार के विश्व बाजार में विस्तार करना है। नई वैश्विक व्यवस्था। शब्द वैश्वीकरण का उपयोग अर्थशास्त्रियों के द्वारा 1980 से किया जाता रहा है, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वैश्वीकरण मुख्य रूप से व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए संरक्षणवाद या प्रोटेक्शनिज्म के रूप में उभरा। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सहयोग से कई व्यापार अवरोधों को दूर किया गया। व्यापार और व्यापार वार्ता में मूल रूप से शुल्क तथा व्यापार पर सामान्य समझौते या जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट के तत्वाधान के अंतर्गत ऐसा हुआ है, जिसके चलते कई समझौतों में मुक्त व्यापार या फ्री ट्रेड पर से प्रतिबंध हटा दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवरोधों में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों गैट के माध्यम से लगातार कमी आई है। गैट के परिणाम स्वरूप कई विशेष पहल की गई और इसमें विश्व व्यापार संगठन या WTO, जिसके लिए गैट आधार है, शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता, उरुग्वे वार्ता 1984 से 1995 में एक संधि हुई, जिसके अनुसार WTO व्यापारिक विवादों में मध्यस्थता करेगा और व्यापार के लिए एक एकीकृत मंच उपलब्ध कराएगा।
अन्य द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौते, जिसमें मास्ट्रिच संधि और उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते या नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा शामिल हैं, का लक्ष्य भी व्यापार के अवरोधों और मूल्यों को कम करना है। आमतौर पर माना जाता है कि मुक्त व्यापार, पूंजीवाद और लोकतंत्र के विचार व्यापक रूप से वैश्वीकरण को बढ़ावा देते हैं। मुक्त व्यापार के समर्थकों का दावा है कि यह आर्थिक समृद्धि और अवसरों को विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों में बढ़ाता है, नागरिक स्वतंत्रताओं को बढ़ाता है। इससे संसाधनों के अधिक कुशल आवंटन में मदद मिलती है। तुलनात्मक लाभ या कंपैरेटिव एडवांटेज के आर्थिक सिद्धांतों के अनुसार मुक्त व्यापार संसाधनों के आर्थिक कुशल आवंटन को बढ़ावा देता है, साथ ही सभी देश व्यापार लाभ में शामिल होते हैं। सामान्य रूप में यह विकासशील देशों के निवासियों के लिए कम कीमतों, अधिक रोजगार, उच्च उत्पादन और उच्च जीवन स्तर को बढ़ावा देता है। वैश्वीकरण को कैसे आंका जाए? वैश्वीकरण के समर्थकों का तर्क है कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन अपने संरक्षणवादी दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए जो तर्क रखते हैं वो वास्तविकता से परे है, जबकि विश्व भर के आंकड़े मजबूती के साथ वैश्वीकरण का समर्थन करते हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के हिसाब से 1981 से 2001 तक $1 या उससे भी कम पर प्रतिदिन जीने वाले लोगों की संख्या 1.5 अरब से 1.1 अरब हो गई है। इसी समय दुनिया में जनसंख्या वृद्धि हुई, इसलिए विकासशील राष्ट्रों में ऐसे लोगों का प्रतिशत 40 से कम होकर 20 हो गया। अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक सुधार ने व्यापार और निवेश में बाधाओं को कम किया। फिर भी कुछ आलोचक तर्क देते हैं कि इसके बजाय गरीबी के मापन के लिए अधिक विस्तृत अध्ययन किए जाने चाहिए। वैश्वीकरण से प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिदिन $2 से कम पर जीने वालों का प्रतिशत बहुत अधिक कम हुआ है, जबकि अन्य क्षेत्रों में गरीबी की दर बहुत अधिक स्थिर बनी हुई है। चीन सहित पूर्वी एशिया में प्रतिशत में 50.1% की कमी आई, जबकि उप सहारा अफ्रीका में 2.2% की वृद्धि हुई है। दुनिया भर में आय में असमानता या इनकम इनइक्वालिटी की कमी आई है, लेकिन अर्थशास्त्रियों के बीच चरम गरीबी में गिरावट की गति को लेकर असहमति है। विकासशील विश्व में जीवन दर या लाइफ एक्सपेक्टेंसी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लगभग 2 गुनी हो गई है। शिशु मृत्यु दर या इन्फेंट मोर्टेलिटी दुनिया के हर विकासशील क्षेत्र में कम हुई है। लोकतंत्र में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। 1900 में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं था जिसके पास सार्वभौमिक मताधिकार या यूनिवर्सल सफ्रेज हो, लेकिन 2000 में ऐसे राष्ट्रों की संख्या कुल की 62.5% थी। महिलाओं के सशक्तिकरण के मामले में बांग्लादेश जैसे राष्ट्रों में प्रगति हुई है। महिलाओं को रोजगार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की गई है। जिन देशों में प्रति व्यक्ति खाद्य आपूर्ति 2200 कैलोरी प्रतिदिन से कम है, वहां की जनसंख्या का अनुपात 1960 के मध्य में 56% से कम होकर 1990 में 10% से नीचे चला गया है। श्रम शक्ति में बच्चों का प्रतिशत 1960 में 24% से गिरकर 2000 में 10% पर आ गया है। विद्युत शक्ति, कारों, रेडियो और टेलीफोन के प्रति व्यक्ति उपभोग में वृद्धि हुई है। साथ ही जनसंख्या के एक बड़े अनुपात को साफ पानी की आपूर्ति होने लगी है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव। ये सुनिश्चित करना बहुत ही कठिन है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन मानवता के लिए लाभप्रद है या हानिकारक। ये आज भी बड़े असमंजस का विषय है। फिर भी इस बात को नजरअंदाज करना बहुत ही कठिन है कि वैश्वीकरण ने पूरे विश्व भर में लोगों के लिए महान अवसरों का निर्माण किया है। इससे समाज में लोगों की जीवन शैली और स्तर में बड़े स्तर पर बदलाव किया है।
ये विकासशील देशों या राष्ट्रों के लिए विकसित होने के बहुत से अवसरों को प्रदान करता है, जो ऐसे देशों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम इसे सकारात्मकता के नजरिए से देखें तो इसने क्षेत्रीय विविधता का उन्मूलन किया है और पूरे विश्व भर में एक जानी पहचानी संस्कृति को स्थापित किया है। इसे संचार तकनीकी द्वारा सहयोग दिया जाता है और विभिन्न देशों के व्यवसायों, कंपनियों, सरकार और लोगों के बीच में पारस्परिक वार्तालाप और संपर्क को दिखाता है। ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण सकारात्मक और नकारात्मक रूप में परंपरा, संस्कृति, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक विकास, जीवन शैली, समृद्धि आदि को प्रभावित करता है। पिछले कुछ दशकों में वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व भर में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक पारस्परिकता में तकनीकी, दूरसंचार, यातायात आदि की उन्नति के माध्यम से वृद्धि हुई है। यह मानव जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ढंगों से प्रभावित करता है। इसके नकारात्मक प्रभावों को समय समय पर सुधारने की आवश्यकता है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बहुत से सकारात्मक तरीकों से प्रभावित किया है। विज्ञान और तकनीकियों की अविश्वसनीय उन्नति ने व्यवसाय या व्यापार को सभी सुरक्षित सीमाओं तक आसानी से विस्तार करने की आश्चर्यजनक अवसरों को प्रदान किया है। वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के कारण कंपनियों या कारखानों के बड़े स्तर पर आर्थिक वृद्धि हुई है। वे पहले से भी अधिक उत्पादक हो गई हैं और इस प्रकार अधिक प्रतियोगी संसार का निर्माण कर रही हैं। उत्पादों, सेवाओं आदि की गुणवत्ता में प्रतियोगिता बढ़ती जा रही है। विकसित देशों की सफल कंपनियां विदेशों में अपनी कंपनियों की शाखाओं को स्थापित कर रही हैं, जिससे उन्हें सस्ते श्रम और कम मजदूरी के माध्यम से स्थानीयकरण का लाभ मिले। इस तरह की व्यावसायिक गतिविधियों से विकसित देशों या गरीब देशों के लोगों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में देश एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच की दूरियां घट जाती हैं। एक देश अपने विकास के लिए दूसरे देशों पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए सूती कपड़े के उद्योग में महत्वपूर्ण नामों में से एक जापान, भारत या अन्य देशों में पैदा हुई कपास पर निर्भर करता है। काजू के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रमुख भारत अफ्रीकी देशों में पैदा हुए कच्चे काजू पर निर्भर करता है। हम सब जानते हैं कि अमेरिका का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग किस सीमा तक भारत और अन्य विकासशील देशों के इंजीनियरों पर निर्भर करता है। भूमंडलीकरण में केवल वस्तुओं और पूंजी का ही संचलन नहीं होता, बल्कि लोगों का भी संचलन होता है। वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण। वैश्वीकरण प्रमुखतः दो क्षेत्रों पर बल देता है, उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण का अर्थ है औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित नियमों में ढील देना और विदेशी कंपनियों को घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन इकाइयां लगाने के लिए प्रोत्साहित करना। निजीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्र की कंपनियों को उन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की अनुमति प्रदान की जाती है जिनकी पहले अनुमति नहीं थी। इसमें सरकारी क्षेत्र की कंपनियों की संपत्ति को निजी क्षेत्र के हाथों में बेचना भी शामिल है। वैश्वीकरण के आधुनिक रूपों का प्रारंभ दूसरे विश्व युद्ध से हुआ है, लेकिन इसकी ओर अधिक ध्यान पिछले 30 वर्षों में गया है। आधुनिक वैश्वीकरण मुख्यतः विकसित देशों के इर्द गिर्द केंद्रित है। ये देश विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का मुख्य भाग खर्च करते हैं। इन देशों के लोग विश्व जनसंख्या का 20% हैं, परंतु ये पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के 80% से अधिक भाग का उपभोग करते हैं। उनका आधुनिक प्रौद्योगिकी पर नियंत्रण है। विकासशील देश प्रौद्योगिकी, पूंजी, कौशल और हथियारों के लिए इन देशों पर निर्भर हैं। विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के प्रभाव। वैश्वीकरण प्रत्येक देश को भिन्न भिन्न ढंग से प्रभावित करता है। इसका प्रभाव एक देश से दूसरे देश में भी बदल जाता है।
वैश्वीकरण का विकसित देशों पर प्रभाव विकासशील देशों से अलग होगा। विकसित देशों में वैश्वीकरण से नौकरियां कम हुई हैं, क्योंकि कई कंपनियां उत्पादन खर्च को कम करने के लिए उत्पादन इकाइयों को विकासशील देशों में ले जाती हैं। यूरोप के कई देशों में बेरोजगारी एक सामान्य बात हो गई है। विकासशील देशों में वैश्वीकरण खाद्यान्नों एवं अन्य कई निर्मित वस्तुओं के उत्पादकों को प्रभावित करता है। वैश्वीकरण ने कई विकासशील देशों के लिए दूसरे देशों से कुछ मात्रा में वस्तुएं खरीदना अनिवार्य बना दिया है, भले ही उन वस्तुओं का उनके अपने देश में ही उत्पादन क्यों ना हो रहा हो। बाहर के देशों की निर्मित वस्तुओं के प्रवेश से स्थानीय उद्योगों को खतरा बढ़ जाता है। विकासशील देशों की दृष्टि से वैश्वीकरण के कुछ अन्य प्रभाव इस प्रकार हैं। आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण से अन्य देशों से पूंजी, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी और मशीनों का आगमन होता है। उदाहरण के लिए भारत का सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विकसित देशों में प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटरों और दूरसंचार यंत्रों के प्रयोग करता है। करीब 15 साल पहले ये अकल्पनीय था। भारत के कुछ संस्थानों के इंजीनियर स्नातकों की अमेरिका और यूरोप के कई देशों में बहुत मांग है। कई देशों में सरकारों के पास प्राकृतिक संसाधनों का स्वामित्व होता है और वे पूरी दक्षता से जनहित में उनका उपयोग करती हैं और लोगों को विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। वैश्वीकरण सरकारों को संसाधनों का निजीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे लाभ कमाने की दृष्टि से संसाधनों का शोषण होता है और कुछ लोगों के हाथों में पैसा इकट्ठा हो जाता है। राजनीतिक प्रभाव। वैश्वीकरण सभी प्रकार की गतिविधियों को नियमित करने की शक्ति सरकार के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को देता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक देश किसी अन्य देश की व्यापारिक गतिविधियों के साथ जुड़ा होता है, तो उस देश की सरकार उन देशों के साथ अलग अलग समझौते करती है। ये समझौते अलग अलग देशों के साथ अलग अलग होते हैं। इसके साथ ही वैश्वीकरण कई सरकारों को निजी क्षेत्र की सुविधा प्रदान करने हेतु कई विधायी कानूनों और संविधान बदलने के लिए विवश करता है। प्राय सरकारें कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा करने वाले और पर्यावरण संबंधी कुछ नियमों को हटाने पर विवश हो जाती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। वैश्वीकरण पारिवारिक संरचना को भी बदलता है। अतीत में संयुक्त परिवार का चलन था, अब इसका स्थान एकाकी परिवार ने ले लिया है। हमारी खान पान की आदतें, त्योहार, समारोह भी काफी बदल गए हैं। जन्मदिन, महिला दिवस, मई दिवस समारोह, फास्ट फूड रेस्तरां की बढ़ती संख्या और कई अंतर्राष्ट्रीय त्योहार वैश्वीकरण के प्रतीक हैं। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे पहनावे में भी देखा जा सकता है। समुदायों के अपने संस्कार, परंपराएं और मूल्य भी परिवर्तित हो रहे हैं। वैश्वीकरण भारतीय परिदृश्य। आजादी के तुरंत बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को चुना, जिसके अंतर्गत सरकार ने विकास का मार्ग अपनाया। इसने कई बड़े उद्योग स्थापित किए और धीरे धीरे निजी क्षेत्र को विकसित होने दिया। बरसों तक भारत अपने निर्धारित लक्ष्य पाने में सक्षम नहीं हो सका। कल्याणकारी कार्यों के लिए भारत ने अन्य देशों से ऋण लिया। कुछ स्थितियों में सरकार ने लोगों के पैसे को भी मुक्त हस्त से खर्च किया। 1991 में भारत ऐसी स्थिति में पहुंच गया जिससे वह बाहर के अन्य देशों से ऋण लेने की विश्वसनीयता खो बैठा। कई अन्य समस्याओं जैसे बढ़ती कीमतें, पर्याप्त पूंजी की कमी, धीमा विकास और प्रौद्योगिकी के पिछड़ेपन ने संकट को बढ़ा दिया। सरकारी खर्च आय से कहीं अधिक हो गया। इसने भारत को वैश्वीकरण की प्रक्रिया को तेज करने तथा 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सुझाव के अनुसार अपने बाजार खोलने को विवश किया।
सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीति को नई आर्थिक नीति कहा जाता है। इस नीति के अंतर्गत कई गतिविधियों को जो सरकारी क्षेत्र द्वारा ही की जाती थी, निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया। निजी क्षेत्र को कई प्रतिबंध से भी मुक्त कर दिया गया। उन्हें उद्योग प्रारंभ करने तथा व्यापारिक गतिविधियां चलाने के लिए कई प्रकार की रियायतें भी दी गईं। देश के बाहर से उद्योगपतियों एवं व्यापारियों को उत्पादन करने तथा अपना माल और सेवाएं भारत में बेचने के लिए आमंत्रित किया गया। कई विदेशी वस्तुओं को जिन्हें पहले भारत में बेचने की अनुमति नहीं थी, अब अनुमति दी जा रही है। भारत में वैश्वीकरण के अंतर्गत विगत एक दशक में कई विदेशी कंपनियों द्वारा मोटर गाड़ियों, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां लगाई गई हैं। इससे भी बढ़कर कई उपभोक्ता वस्तुओं, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में जैसे रेडियो, टेलीविजन और अन्य घरेलू उपकरणों की कीमतें घटी हैं। दूरसंचार क्षेत्र ने असाधारण प्रगति की है। अतीत में जहां हम टेलीविजन पर 1 या 2 चैनल देख पाते थे, उसके स्थान पर अब हम अनेक चैनल देख सकते हैं। हमारे यहाँ सेलुलर फोन प्रयोग करने वालों की संख्या लगभग करोड़ों हो गई है। कंप्यूटर और अन्य आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग खूब बढ़ा है। जब विकासशील देशों को व्यापार के लिए विकसित देशों से सौदेबाजी करनी होती है, तो भारत एक नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक क्षेत्र जिसमें वैश्वीकरण भारत के लिए उपयोगी नहीं है, वह है रोजगार पैदा करना। यद्यपि इसने कुछ अत्यधिक कुशल कारीगरों को अधिक कमाई के अवसर प्रदान किए, परंतु वैश्वीकरण व्यापक स्तर पर रोजगार पैदा करने में असफल रहा। अभी कृषि को, जो भारत की रीढ़ की हड्डी है, वैश्वीकरण का लाभ मिलना शेष है। भारत के अनेक भूभागों को विश्व के अन्य भागों में उपलब्ध भिन्न प्रकार की प्रौद्योगिकी का कुशलता से प्रयोग कर सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है। विकसित देशों में खेती के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों को अपनाने के लिए भारतीय कृषकों शिक्षित करना है। यहाँ अस्पतालों को अधिक आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता है। वैश्वीकरण द्वारा अभी भारत के लाखों घरों में सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवानी है। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन वैश्वीकरण को ऐतिहासिक प्रक्रिया मानते हुए कहते हैं, ये अनिवार्य रूप से पश्चिमी नहीं है। साथ ही ये इसके सुधार की आवश्यकता पर बल देते हैं। वहीं प्रख्यात अर्थशास्त्री जगदीश भगवती मुक्त व्यापार के समर्थक हैं। इनका मानना है कि मुक्त व्यापार ने अर्थव्यवस्था के विकास में व्यापक रूप से मदद की है। वैश्वीकरण से चीन और भारत जैसे कई विकासशील देशों ने काफी फायदा उठाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव आर्थिक और सामाजिक जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में बेहद सकारात्मक रहा है और वस्तुतः कुछ भी नकारात्मक नहीं है। भारतीय आर्थिक विकास बढ़ा है, निर्यात में काफी वृद्धि हुई है, बढ़ती हुई गरीबी के दर को कम कर दिया गया है, रोजगार बढ़ा है। भारत द्वारा भीख मांगकर ली जाने वाली आर्थिक सहायता को बंद कर दिया गया है। लंबे समय तक स्थिर महंगाई की दर कम हो गई है। विभिन्न प्रकार के आवश्यक माल की कमी गायब हो गई है। उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है और कुल मिलाकर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा की उपयुक्त हो गया है। इन सुधारों के फलस्वरूप जहां विकास की दर 1951 से 1991 तक 4% के वार्षिक औसत से बढ़ती रही थी, वहीं 1991 के बाद आज ये 6 से 7% के अधिक पहुंच गई है। अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो यह 1991 से पहले 2% के दर से बढ़ी, वहीं बाद में 3.5% हो गई। सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जीडीपी की संरचना में भी बदलाव देखने को मिला। 1990-1991 में कृषि का योगदान 34.9% था, जो अब घटकर 21% के आसपास आ गया है। इस दौरान सेवा क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।
सकल उत्पाद में सेवा क्षेत्र के योगदान को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों की अर्थव्यवस्था जैसा लगने लगा है। लेकिन एक विपरीत प्रभाव जो भारत पर पड़ा है वह है कि जिस रफ्तार से सेवा क्षेत्र अपना योगदान सकल उत्पाद में दे रहा है, उसी रफ्तार से रोजगार का अवसर मुहैया नहीं करा पा रहा है। अर्थात आज भी 2/3 लोगों की निर्भरता कृषि पर बनी हुई है। अगर हम बात औद्योगिक विकास की करें तो 1990-1991 में जो 4.3% के आसपास रहता था, अब 9% को पार कर गया है। बचत का दर बढ़ा है। अगर निष्कर्षतः कहा जाए तो हमने वैश्वीकरण के जरिए आर्थिक समृद्धि तो जरूर की है, लेकिन विकास के उस लक्ष्य को नहीं पा सके जो गुणात्मकता का प्रतीक होती है। आर्थिक सुधार के 25 सालों बाद आज भी हम कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जैसे गरीबी, किसानों की मजबूर दशा, बेरोजगारी, मानव पूंजी निर्माण और ग्रामीण विकास आदि प्रमुख हैं। इन सभी के स्तर पर उस लक्ष्य को नहीं पाया जा सका है जिसकी कल्पना हमने की थी। इस कारण जरूरत है समावेशी यानी सर्वांगीण विकास की, ताकि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र का बराबर विकास हो सके, समाज के हर तबके को लाभ का समुचित बंटवारा हो सके। हालांकि भारत अंधाधुंध वैश्वीकरण एवं उदारीकरण को अपनाने के पक्ष में नहीं है। इसका उद्देश्य वैश्वीकरण के लाभ लेने में है और इसके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में है। भारत ने कई गंभीर विषयों का विरोध किया है, जिन्हें विकसित देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापार संगठनों के माध्यम से विकासशील देशों पर डालने का प्रयास कर रहे हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापार समझौतों और अनुदानों एवं अधिकार तथा दायित्व के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों की रक्षा के लिए कई कदम उठाए हैं। निष्कर्ष: वर्तमान संदर्भ में वैश्वीकरण का अर्थ व्यापक तौर पर बाजारीकरण है। भारत दुनिया भर के उत्पाद निर्माताओं के लिए एक बड़ा खरीदार और उपभोक्ता बाजार है। बेशक हमारे पास भी अपने काफी उत्पाद हैं और हम भी उन्हें बदले में दुनिया भर के बाजार में उतार रहे हैं, क्योंकि बाजार केवल खरीदने की ही नहीं, बेचने की भी जगह होता है। जब विकासशील देशों को व्यापार के लिए विकसित देशों से सौदेबाजी करनी होती है तो भारत एक नेता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के इस व्याख्यान में हमने जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की वे इस प्रकार हैं: वैश्वीकरण की अवधारणा का विश्लेषण, नई वैश्विक व्यवस्था की समीक्षा, विकासशील देशों पर वैश्वीकरण के प्रभाव की विवेचना, भारतीय परिदृश्य में वैश्वीकरण का विश्लेषण, वैश्वीकरण का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की विवेचना। अब हम अपनी परिचर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी सलाह और प्रश्न हमेशा आमंत्रित हैं। नमस्कार। विद्यार्थियों, अभी आपने वैश्वीकरण विषय पर चर्चा सुनी। वैश्वीकरण पर बनने वाले प्रमुख प्रश्नों की बात करते हैं। पहला प्रश्न बनता है, वैश्वीकरण को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं की चर्चा कीजिए। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के पक्ष तथा विपक्ष में तर्क दीजिए। और अंतिम प्रश्न है, भारत सहित विकासशील देशों पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव है उस पर निबंध लिखिए। धन्यवाद।